फिज़िक्स एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे पोटेंशियल एनर्जी का, पिछले 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे पता है कि चैप्टर नंबर 5 और 7 में क्लास 11th की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाता है तो उस समय उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो हमेशा फोर्स की वजह से होगा। तो जैसे स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर सकती हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकलता है स्प्रिंग के लिए 12kx² और ग्रेविटेशन के लिए mgh। तो ये दो फॉर्मूले वहाँ पर पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये भी जो चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स में एप्लीकेबल थी, मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी एप्लीकेबल रहती हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ग्रेविटेशन का लॉ था, एकदम सेम कूलम का लॉ होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो मास का था, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा? चार्ज का होगा। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से था, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डायग्राम पे दिख रहा होगा कि मान लेते हैं कि एक सोर्स चार्ज Q है और एक चार्ज स्मॉल q है। इस स्मॉल चार्ज पे लगने वाला फोर्स, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको अपोज करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू है कैपिटल Q, इसकी वैल्यू है स्मॉल q, और दोनों पॉजिटिव है। पहली कंडीशन क्या है? दोनों पॉजिटिव ले लिया ऐसा। तो होगा क्या, इस पॉजिटिव के पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करने की वजह से क्या जाएगा? दूर जाएगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, हम लोग जानबूझ करके इसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट dr करवा रहे हैं। तो जब वो इस पोजीशन पे आ जाएगा तो इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जितनी एनर्जी स्टोर होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। तो जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के आते हैं तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। जितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम की बात करेंगे तो इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट था। एक पॉइंट है P, एक है पॉइंट R। तो P से R ले जाने पे जितना वर्क हो रहा होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे? पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हैं F = F × S। ठीक है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट हो। फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि वो r पे डिपेंड ना करे, डिस्टेंस पे डिपेंड ना करे। ठीक है, लेकिन इस केस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्स जो है वो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फोर्स की वैल्यू r पे डिपेंड करती है। तो उस केस में वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा dW = F.dr। ये फोर्स की वैल्यू होगी। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, और यही जो वर्क डन होगा वो एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानबूझ करके नेगेटिव साइन ले रहे हैं क्योंकि वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? अगेंस्ट हो रहा है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी निकलेगी इस पूरे को सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो हो जाएगा एनर्जी का डिफरेंस। मतलब क्या निकल जाएगा कि चेंज इन एनर्जी ΔU = UP - UR। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किए थे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? हमेशा
फाइनल माइनस इनिशियल। तो अपने पास क्या निकलता है कि टोटल वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो क्या निकलेगा, एफ डॉट डी आर। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकल जाएगी एफ डॉट डी आर माइनस। ठीक है, तो इससे क्या निकल सकता है हम लोग कि दिस वर्क इज एन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू अगर जा रहा है पार्टिकल आर से पी की ओर तो यू पी माइनस यू आर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे इसको। ठीक है, तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी, वर्क डन निकलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन आर पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, आर से पी जा रहे हैं इसलिए यू पी माइनस यू आर हो जाएगा। इस फोर्स की अगर बातें, इस वर्क डन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये वर्क डन किस पे डिपेंड करता है देखते हैं। तो टू इम्पॉर्टेंट कमेंट्स में बी मेड इन दिस एट दिस स्टेज। क्या क्या कमेंट निकाल सकते हैं। पहला क्या बोलता है कि राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 2.2 मतलब ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का वर्क डन मैं इस पाथ से निकालूं, चाहे इस पाथ से निकालें, चाहे इस पाथ से निकालें, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसी को समझाया कि जो वर्क डन होता है या जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो क्या है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और जब भी कोई चीज़ ऐसा हो जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, मतलब कभी अगर जो वर्क डन था, अगर वर्क डन जो हो पाथ पे डिपेंड ना करे, डिपेंडेंट ना हो, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस टाइप के वर्क डन को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे फोर्सेस जिसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो एक प्रॉपर्टी मिल रही है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कि वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई इनिशियल पोजीशन था, कोई फाइनल पोजीशन था, वो इनिशियल पोजीशन से वापस इसी पॉइंट पर आ गया, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाए, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर वर्क डन की वैल्यू 0 है किस पे, क्लोज्ड पाथ पे, ठीक, तब फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं। ऐसा भी समझ सकते हैं। तो 2-3 डेफिनेशन निकल सकता है। दस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड नॉट बी मीनिंगफुल इफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड करेगा तो उसका कोई मतलब ही निकलता है। द पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क डन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी प्रोवाइड यूजिंग कूलम्स लॉ। इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला है पोटेंशियल एनर्जी का क्या महत्व होता है, क्या पोटेंशियल एनर्जी का कोई महत्व होगा, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। हम लोग क्या देखेंगे, ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे एनर्जी का डिफरेंस के बराबर होता है, तो इसके डिफरेंस का महत्व होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी का पोटेंशियल एनर्जी में बोलता हूँ पी जो है वो है 10 जूल है। अभी ये 10 जूल किसके किसके डिफरेंस के बराबर आ सकता है, ये हो सकता है 10 और 0, 20 और 10। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी किसी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे और अगर वो 10 जूल है तो उसके एग्जैक्ट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है। तो इसी को समझाया कि इक्वेशन 2 पॉइंट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क। क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइन इज अनडिटरमाइंड। पोटेंशियल एनर्जी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वॉट दिस मीन्स, एक्चुअली वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नॉट फिजिकल सिग्निफिकेंट, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को सिग्निफिकेंस नहीं होता। इट्स ओनली डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंस। डिफरेंस का मतलब होगा, ऐसे डिफरेंस निकाल के बताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ द फील्ड ड्यू टू एनी अदर कॉन्फिगरेशन होता क्या है, इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ लिए। पोटेंशियल एनर्जी को अगर यू से रिप्रेजेंट करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। और ये क्या होगा, एक्चुअली इसका कोई महत्व नहीं होता, डेल्टा यू का महत्व होगा, और ये होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, और ये जो वर्क किया जाता है हमेशा अगेंस्ट किया जाता है।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी देख लिए। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, एक बार उसको देख लेते हैं कि मान लो कि ये फील्ड है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज कैपिटल Q है। इस चार्ज Q को इस फील्ड के अंदर लाने पे जितना वर्क करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन में बस क्या चेंज है कि मान लो कि ये चार्ज Q था, ये इसका फील्ड है और यहाँ पर किसी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को लेकर के जा रहा है। तो किसी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर ले जाने पे जितना वर्क करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह देंगे, ठीक है। किसके लिए, यूनिट चार्ज के लिए होगा, ठीक है। किसी भी चार्ज के लिए होगा तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और यूनिट चार्ज के लिए होता है तो उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है। ऐसे क्या समझ सकते हैं कि Q चार्ज पे किया हुआ वर्क डन जो था वो कितना आया था, याद करो। वर्क डन की फॉर्मूला निकली थी UP माइनस UR इतना आया था Q चार्ज पे। तो एक चार्ज पे कितना वर्क डन हो जाएगा, एक चार्ज पे वर्क डन हो जाएगा W/Q। अगर टेस्ट चार्ज को Q0 बोल देता हूँ तो ये हो जाएगा UP माइनस UR अपॉन Q। यही जो होगा एक कूलम पे चार्ज किए हुए वर्क डन के बराबर होगा, और इसी क्या कहते हैं मतलब पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल जाता है, W/Q0 इक्वल्स टू UP मतलब U फाइनल U इनिशियल अपॉन Q0। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर वही वाला बात हो जाएगा कि पोटेंशियल, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका सिग्निफिकेंस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। कारण क्या होगा कि अगर मान लो किसी जगह पे पोटेंशियल का डिफरेंस मिल रहा है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट डिफरेंस होने का मतलब है वो कई ऐसी वैल्यूज़ का डिफरेंस 10 वोल्ट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाने पर जितना वर्क लगेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज फिक्स कर दिए गए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point in a region of electrostatic field is work done in bringing a unit positive charge। हाँ, एक वर्ड ये है इसमें विदाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हो जाएगा तो डेफिनेशन absurd हो जाता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। अगला दिया है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज था कैपिटल Q, और हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल के लिए निकालना पड़ेगा वर्क डन अपॉन चार्ज, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr अपॉन Q। टेस्ट चार्ज को Q0 बोलते हैं, Q0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, F की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 कैपिटल Q, क्योंकि चार्ज कैपिटल Q था, टेस्ट चार्ज Q0 था, अपॉन Q0 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/r²dr। Q0 से Q0 कट गया, तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, बचेगा 1/4πε0 1/r² को समझ सकते हैं r का पावर -2 dr। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो निकलेगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन r टू द पावर, इंटीग्रेशन अगर करेंगे r टू द पावर -2 का तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आ जाएगा। अब डेफिनेशन क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट r, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट r, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट r, ठीक है। तो इन्फिनिटी से r लेकर के जाना है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें कि ये जो होता है अगेंस्ट लगता है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, एक नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 का उतने का उतना ही, r का पावर माइनस करेंगे तो -1, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी कितना हो जा रहा है -1,
ये वैल्यू मिल गई इसकी। ये माइनस जो था इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया और ये आर अपॉन में पहुँच गया। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1/4πε0 क्यू का क्यू और अपॉन आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकलता है, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन आर। डिनोमिनेटर में एक ही आ रहा है, यहाँ पर से पता चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर है मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि ये 1/r पे डिपेंड करता है। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। इसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं इसका नाम होता है वोल्ट मीटर, और इस वोल्ट मीटर को हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े कि हम लोग के पास पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो किसी भी चार्ज को, +1 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने पे कुछ वर्क करना पड़ता है। जितना वर्क करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क निकालना पड़ेगा यूनिट चार्ज पे, तो वर्क ऑन क्यू हो जाएगा V की वैल्यू। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो r का पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा, और -2 + 1 यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ये 1/r पे डिपेंड करता है पॉइंट चार्ज के लिए। SI यूनिट वोल्ट है। वोल्ट मीटर डिवाइस यूज़ करते हैं और उसको सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो r के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल जो होता है वो 1/r पे डिपेंड करता है। तो r स्क्वायर पे डिपेंड होने की वजह से इसका ग्राफ ज़्यादा स्टीपर होगा। डायग्राम पे देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना हुआ, ज़्यादा स्टीपर, ढलान ज़्यादा है, और जो V है उसका ढलान कम है। अब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और V का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर। अगर R की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या वैल्यू निकल करके आ जाएगा इसका, E का फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, 1/4πε0 Q, और V की वैल्यू भी क्या निकल करके आएगी, 1/4πε0 और Q। इससे क्या पता चलता है कि दोनों की वैल्यू क्या निकलेगी, सेम निकल जाती है। ठीक है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अगर कोई पूछे कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, एक्स एक्सिस पे निकलेगा Q अपॉन 4πε0। ये हो गया, मान लो वाली वैल्यू की बात करें, और वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू 1 होगी और फील्ड की वैल्यू जो भी निकले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट 2.1, क्वेश्चन नंबर 2.1। पहला क्वेश्चन दिया है, सिंपल है बिल्कुल। कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻, इतना लोकेट 10 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q अपॉन आर। तो 9 × 10⁻9 चार्ज की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाय 0.09, क्योंकि मीटर में चेंज कर दिए इसको। सिंप्लीफाई करना, ये 9 से 9 कट जाएगा, मतलब 4 × 10⁻, जो भी है आएगा 4 × 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अगर चार्ज इतना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू होता है W/Q 0, और V की वैल्यू कितनी निकली है, 4 × 10⁻4, और इक्वल्स टू W अपॉन Q की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁻9 सॉरी। अब साइड चेंज कर देंगे तो वर्क डन क्या निकलेगा, 4 × 10⁻4 × 2 × 10⁻9। सिर्फ साइड चेंज किया, इसको उठा करके धर लिया है। ये 4 × इतना वहीं का वहीं है, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी हम लोग के पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 पॉइंट समथिंग, मतलब 8 × 10⁵। अब वर्क डन तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ। तो ये क्वेश्चन करने पे पता चलता है कि इस मतलब वर्क पोटेंशियल का आधा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेशन। डेरिवेशन है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है।
पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है किसी डाइपोल की वजह से। तो एक बार डाइपोल देख लेते हैं क्या होता था। एग्जाम्पल बताया था, पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि कोई भी सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस हों और इनके बीच का डिस्टेंस हो, सेपरेशन हो, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एक डाइपोल कह सकते हैं। जो डाइपोल बनता है उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए, बीच का बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बताया था HCl, H2O ऐसा। और इसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है डिफाइन करने के लिए, उसको डाइपोल मोमेंट P कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है Q × 2A। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, माइनस से प्लस की ओर। मैक्सिमम चीज़ों का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, इकलौती ऐसी चीज़ जिसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है वो ये डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि किसी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना निकलेगा, अब निकाल के बताइए। ठीक है, अगर याद होगा तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इक्वेटोरियल एक्सिस और एक्सियल एक्सिस के लिए। वैसे ही है कि इक्वेटोरियल एक्सिस और एक्सियल एक्सिस के लिए डाइपोल का पोटेंशियल कितना होगा निकाल के देखना है। ठीक है, तो एक साइड पे मान लेता हूँ माइनस क्यू है, एक साइड पे मान लेते हैं प्लस क्यू है, और कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है ऐसा। इस आर्बिट्ररी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, उस पॉइंट का नाम क्या ले लेते हैं हम लोग, पॉइंट का नाम P ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेंगे +1 चार्ज, इस डिस्टेंस को बोल दे रहा हूँ R1, इसको बोल दे रहे हैं R2, और इसका जो सेंटर है इसको बोल दे रहा हूँ R। ये लेंथ क्या हो जाएगा A, ये भी लेंथ क्या होगा A। इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेते हैं हम लोग। अगर आगे की ओर इसको बढ़ाएंगे हम लोग ऐसा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये एंगल कितना मान लेता हूँ थीटा, एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। अब इस जिसमें एंगल बनता है वो cos थीटा होता है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी A cos थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी A cos थीटा। ठीक है, अब निकाल के देखते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। तो पोटेंशियल V, इसको मान लिया A की वजह से, इसको बोल दिया B की वजह से, तो V A की वजह से क्या होगा, तो 1/4πε0, A पे चार्ज था -Q/R1, और V B की वजह से क्या होगा 1/4πε0 Q/R2। अगर पोटेंशियल की न्यूमेरिकल बनाना है तो इसमें क्या ध्यान देना, अगर बिना ज़्यादा कॉन्सेप्ट या बिना दिमाग लगाए जल्दी अगर सिंपली समझना हो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल को पॉजिटिव मान लेना और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। अब टोटल निकालना है, तो टोटल क्या होता है, अगर स्केलर क्वांटिटीज़ को जोड़ना हो तो टोटल की वैल्यू क्या निकलती है, टोटल पोटेंशियल V = हो जाएगा VA + VB, मतलब 1/4πε0 -Q/R1 + 1/4πε0 Q/R2। ये कंडीशन निकल गया मेरे पास। ठीक है, अब जो कॉमन है सो कॉमन निकाल देते हैं, तो बच जाएगा 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1/R2 - 1/R1, ये वैल्यू बच गई मेरे पास। अब जो R2 है वो अप्रॉक्सीमेटली, इस R2 की बात कर रहे हैं, ये जो R2 है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर लिया जा सकता है क्योंकि डाइपोल का लेंथ बहुत बड़ा है। ये पूरा जो था यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करते हैं, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं R, और ये है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है A cos थीटा। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो R2 की वैल्यू क्या निकलेगी, R - A cos थीटा। इसी प्रकार अगर R1 निकालेंगे तो निकलेगा R + A cos थीटा। नीचे वाले भाग को इसको निकालना, ये A cos थीटा है, ये R है, तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी निकली है, R + A cos थीटा। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो V = क्या निकल जाएगा 1/4πε0, चार्ज Q है, 1/R2 मतलब R - A cos थीटा - 1/R1 मतलब R + A cos थीटा। तो V की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1/4πε0 Q × R + A cos थीटा - R + A cos थीटा। ठीक है, और अपॉन इन दोनों A - B और A + B क्या हो जाता है, A² - B²। तो ये R cos थीटा से ये R और ये R कैंसिल हो गया, ये नहीं कटा है, तो क्या बच जाएगा 1/4πε0 Q × 2A cos थीटा अपॉन R² - A² cos² थीटा।
इसके बाद डायपोल का केस पता होगा। डायपोल के केस में हम लोग को पता है कि जो Q इंटू 2a होता है वो P के बराबर होता है, और a स्क्वायर कॉस थीटा जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू r स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या बच जाएगी, 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सेम ही रिजल्ट आया, डेरिवेशन थोड़ा सा अंतर है लेकिन आंसर सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चलता है इसके बारे में बताया। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए हुए। तो v की वैल्यू क्या दी है, 1/4πε0 प्लस माइनस P कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। मेरा आंसर प्लस क्यों आया? ठीक है, क्या इसका आंसर माइनस भी आ सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर माइनस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, या हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल डिपेंड्स ऑन जस्ट ऑन आर बट ऑल्सो ऑन एंगल बिटवीन पोजीशन। जैसे इसमें कॉस थीटा भी आया, डेरिवेशन देखेंगे तो इसमें कॉस थीटा भी आ गया है ऊपर में। ठीक है, और बोलता है पोजीशन वेक्टर आर that is the rotate position vector r p keep theta fixed, the point corresponding to p इस कोण, एक कोण बन जाएगा, हैव सेम पोटेंशियल। तो अगर इसको फिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि r स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, नॉट 1/r, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हुआ था। एक चीज़ और याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज का निकाल दूँ तो वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से निकालें तो 1/r³ के प्रोपोर्शनल था। सिमिलरली अगर पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का निकालें तो 1/r के प्रोपोर्शनल है, लेकिन वैसी पोटेंशियल किसी डायपोल के लिए निकालें तो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस के साथ डायपोल का फील्ड वीक होता है, ऐसे डिस्टेंस के साथ इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाती है।